हेलो बच्चों, वेलकम आवर फास्ट गाइड एकेडमी। तो चलो एक नया टॉपिक जिसका नाम है सहसंयोजी यौगिक। अब ये सहसंयोजी यौगिक क्या है? जिस प्रकार हमने आयनिक यौगिक पढ़ा उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे सहसंयोजी यौगिक। ओके, इससे पहले अगर आप सहसंयोजी बंध नहीं पढ़े हैं तो पहले जाकर उसको पढ़ लेना ताकि आपको आज का यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो भैया, यहाँ पर जो आयनिक यौगिक होगा वो क्या होगा? जिस प्रकार से मैंने आयनिक यौगिक नहीं, सहसंयोजी यौगिक, जिस प्रकार से मैंने आपको आयनिक यौगिक बताया था, क्या बताया था? वह यौगिक जिसमें आयनिक बंध पाया जाएगा आयनिक यौगिक कहलाएगा। इसका मतलब यही होगा ना कि ऐसा यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंध पाया जाएगा, सहसंयोजी बंध पाया जाएगा, ऐसे यौगिक को बोला जाएगा सहसंयोजी यौगिक, जिसको इंग्लिश में कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा यहाँ पे है। किसी तत्व के परमाणु द्वारा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर, इलेक्ट्रॉन का साझा मतलब भैया शेयरिंग करेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, जिससे दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के बंध बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के शेयर के द्वारा, साझा के द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है? संयोजी बंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऐसा यौगिक है ना, ऐसा यौगिक जिनमें यह सहसंयोजी बंध पाया जाएगा उसको बोला जाएगा, उस यौगिक को बोला जाएगा सहसंयोजी यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ठीक है। तो देखो भैया बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके इसमें कोवैलेंट पाए जाते हैं, मतलब सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी बंध पाया जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। उसी प्रकार से NH3 है ना, अमोनिया, ये अमोनिया का सूत्र होता है। उसी प्रकार से H2O, जल में भी सहसंयोजी यौगिक बंध पाया जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे हैं भैया, CH4 मीथेन है। उसी प्रकार से C2H4 है, C2 हाँ H4 बोल, चलो इसको एथिन बोलते हैं, C2H4 है ना। उसी प्रकार से C2H2 एथाइन होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब इन सब में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसका मतलब ये सारे क्या हैं? आपके सहसंयोजी यौगिक हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सहसंयोजी यौगिक क्या है। ऐसा यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंध पाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? उस यौगिक को बोला जाएगा सहसंयोजी यौगिक। अब ये सहसंयोजी बंध क्या होता है, मतलब संयोजी बंध क्या होता है, तो वो तो मैंने आपको पिछला लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। संयोजी बंध जिसको सहसंयोजी भी बोला जाता है, ठीक है, ये सहसंयोजी होगा, असल में संयोजी बंध हो गया है, वो सहसंयोजी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, सहसंयोजी यौगिक के गुण देखते हैं। तो पहला गुण देखो भाई, गुण मतलब जैसे कि भैया हमने देखा कि आयनिक यौगिक क्या होता है, साथ ही आयनिक यौगिक के गुण देखें, उसी प्रकार से हम सहसंयोजी यौगिक के गुण देखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको इसके लास्ट में, इस लेक्चर के सबसे लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जो होगा आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के बीच का अंतर, ठीक है। तो अंतर को आप अच्छे से समझ जाओगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पहले अच्छे से क्लियर कर लो, तभी आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सहसंयोजी यौगिक के गुण देखो। तो पहला गुण होगा सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील, अघुलनशील है ना, जल में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील मतलब जो पानी में जाने पर घुलता नहीं है, ओके। यहाँ पे घुलनशील नहीं होता है करके भी लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा तो अघुलनशील लिख दिया जी, ठीक है। अब मैंने पिछला लेक्चर में आपको बताया कि जो आयनिक यौगिक होता है वो जल में घुलनशील होते हैं और जो सहसंयोजी यौगिक होगा वो अघुलनशील होगा, इसको पानी में डालने पर, मतलब ये जो है जल में नहीं घुलेगा, ओके। समझ में आया? जो आयनिक यौगिक होगा, जो आयनिक बोलते हैं हम यार, जो सहसंयोजी यौगिक होगा, जो सहसंयोजी यौगिक होगा वो सहसंयोजी लिख दूं, सहसंयोजी यौगिक। तो जो सहसंयोजी यौगिक होगा वो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक। इसको पानी में डुबाओगे तो नहीं घुलेगा जी। आगे
दूसरा, इनके गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनना। अच्छा, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। गलनांक मतलब क्या होता है, पिघलना, पिछला वीडियो में बताया ना भाई। गलनांक मतलब पिघलना और क्वथनांक मतलब क्या होता है, उबलना, उबलना। ओके, हाँ ठीक। तो देखो, आयनिक यौगिक में जो गलनांक और क्वथनांक था वो उच्च था। आयनिक यौगिक में क्या था, आयनिक यौगिक में गलनांक और क्वथनांक क्या था, उच्च था। लेकिन सहसंयोजी में, सहसंयोजी यौगिक में इसमें जो गलनांक और क्वथनांक है वो आयनिक यौगिक की तुलना में क्या होगा, कम होगा। अगर आयनिक यौगिक से तुलना करेंगे इसके गलनांक और क्वथनांक को तो वो कम होगा। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि जो सहसंयोजी बंध होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन और हाइड्रोजन मतलब CH4 बनाता है, तो ये एक सहसंयोजी यौगिक है CH4। तो इनमें प्यारे बच्चों, इनमें जो बंध होगा, इनमें जो बंध पाया जाएगा वो बंध उतना अच्छा प्रबल नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर होगा। किसकी तुलना में, आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध की तुलना में। अब यहाँ पर जब ये बंध ही कमज़ोर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम। क्योंकि भैया अगर बंध कमज़ोर है मतलब आसानी से टूटेगा, क्या होगा, ये आसानी से टूटेगा। ठीक है, ये जल्दी टूट जाएगा। जबकि आयनिक यौगिक में प्रबल आकर्षण होता है जिसके कारण वो आसानी से नहीं टूटता, और ये उसकी तुलना में, आयनिक यौगिक की तुलना में आसानी से टूट जाएगा, जिसके कारण इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कम होता है। ठीक है, जल्दी टूटेगा, जल्दी पिघलेगा, जल्दी उबलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो आयनिक यौगिक के तो ढेर सारे एग्जाम्पल बताया आपको, NH3 हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ये भी जब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये भी अब आसानी से अपने आयनों में नहीं टूटेगा। ओके, आयन बोल दिया, सॉरी, इसमें आयन नहीं आएंगे। मतलब ये जो बॉन्ड है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक। और तीसरा पॉइंट देखो, यह विद्युत की क्या होती है, कुचालक। इसको छूने पर करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सहसंयोजी यौगिक होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि NH3, CO2 और CH4, मीथेन, ये सारे, क्या ये सारे अपने आयनों में टूटते हैं क्या? नहीं, इनके बीच तो आयन होगा ही नहीं, नहीं कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, नहीं कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो भैया जब ये अपने आयनों में नहीं टूट रहे हैं, जब अपने आयनों में नहीं टूट रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। मतलब जब ये आयनों में टूट नहीं रहे हैं तो कहाँ से करंट आएगा जी? नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक। असल में प्यारे बच्चों जो करंट होता है वो असल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, वो जो करंट है ना वो असल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो में क्या मूवमेंट है वो। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वहीं पे करंट आएगा, विद्युत आएगा। तो यहाँ पर तो भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये अपने आयनों में ही नहीं टूट रहा है। आयनों में ही नहीं टूट रहा है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कहाँ से ये विद्युत के सुचालक होंगे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सहसंयोजी यौगिक के गुण, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर से रिवाइज कर दूं, ऐसा यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंध पाया जाएगा सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक का जो आकर्षण बंध होगा वो आयनिक यौगिक के आकर्षण बंध से थोड़ा कमजोर होगा, जिसके कारण इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और आसानी से यदि इसके बंध टूट जाएंगे मतलब इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, कम। इसके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे। साथ ही इसमें ये जो होता है विद्युत के क्या होंगे, कुचालक, क्योंकि ये अपने आयनों में नहीं टूटता है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो है आपके आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अंतर, तो उसको जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।